ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये है एसी धारा डायनेमो। क्या होता है ये एसी धारा डायनेमो? अब ये एसी धारा डायनेमो में पहले तो आप डायनेमो को समझ लो, ये होता क्या है। इसको बोला जाता है विद्युत जनित्र। क्या बोला जाएगा? विद्युत जनित्र, ठीक। या फिर हम इसको विद्युत उत्पादक भी बोल सकते हैं, या फिर इसको जनरेटर भी बोल सकते हैं, है ना। जनरेटर को बार बार बोलकर अपन ने जनरेटर कर दिया। अब ये जो जनरेटर होता है, गांव में हम इसको अधिकांश देख पाते हैं, या तो गांव में देख पाएंगे या फिर शहर में आपकी जो दुकानें रहती हैं। आजकल तो क्या है कि हम सोलर प्लेट का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जिस समय ये सोलर प्लेट ज़्यादा नहीं हुआ करती थी तो दुकानों पे, शहरों की दुकानों पर जहाँ पर ये फोटोकॉपी वगैरह ये चीज़ें हुआ करती थी, तो वहाँ पर इन जनरेटर का यूज़ होता था। अच्छा, ये जो जनरेटर है, सिंगल फेज जनरेटर भी होते हैं, डबल फेज जनरेटर भी होते हैं, 3 फेज जनरेटर भी होते हैं। अब ये जो जनरेटर होते हैं दो भागों से मिलकर बनता है। एक तो होता है आर्मेचर, क्या बोला जाता है? आर्मेचर। और दूसरा भाग होता है इंजन। दो भागों को मिलाकर क्या बनता है? विद्युत जनित्र बनता है, जनरेटर जिसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये एसी धारा डायनेमो जो पढ़ रहे हैं वो आर्मेचर वाला भाग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इंजन वाला भाग अलग होता है। इंजन वाले भाग को हम कहां पर पढ़ चुके हैं? 11th में पढ़ चुके हैं। इंजन क्या होता है? इंजन एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम किसी चीज को रोटेट करवा सकते हैं। अब उसमें क्या जलाना पड़ता है? आपका जो इंजन है उसमें ईंधन का यूज होता है, फ्यूल का यूज होता है ना। बहुत सारे उसमें डीजल का यूज होगा, है ना। डीजल के स्थान पर पहले बहुत सारे लोग केरोसिन भी जला लेते थे। कुछ जो छोटे इंजन होते थे, है ना, उसमें पेट्रोल का भी यूज होता था। लेकिन इंजन के मामले में डीजल इंजन ज्यादा वो चले। डीजल इंजन इसलिए भी चले क्योंकि जो डीजल होता है वो सस्ता होता है, इसलिए। अब इसके बाद बढ़ते हैं तो इंजन प्लस आर्मेचर। अगर आपने देखा होगा तो वो जो हैंडल लगा के ऐसे घुमा दिया जाता है, वो वाला भाग इंजन होता है, ठीक है। उसमें एक मोटा सा पहिया लगा रहता है जिसको हम गतिपालक पहिया कहते हैं। और फिर प्लस वो नीले या हरे रंग का जो राउंडेड एक वो लगा रहता है, जिसमें ऊपर की तरफ एक छोटा सा बॉक्स भी लगा रहता है ना, उसमें डायोड भी लगे रहते हैं। वो वाला भाग होता है आर्मेचर का, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो आती है आर्मेचर की अंदर वाली व्यवस्था। तो हमने स्टार्ट में इसका क्या लिखा था? सबसे पहले तो अपन ने क्या लिखी थी? इसकी परिभाषा, है ना। डायनेमो की ये परिभाषा है जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल दे? विद्युत ऊर्जा, है ना। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदले? मतलब हम यंत्र चलाकर अगर मान लो विद्युत धारा उत्पन्न कर पा रहे हैं तो वो पूरी व्यवस्था क्या कहलाएगी? डायनेमो या विद्युत जनित्र बोल देते हैं लास्ट में जाकर उसको। दो भागों से मिलकर बनेगा, इंजन प्लस आर्मेचर, है ना। फिर ये दो प्रकार के होते हैं, एक एसी धारा डायनेमो, एक होता है डीसी धारा डायनेमो। एसी धारा डायनेमो में हमें जो धारा प्राप्त होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, और डीसी धारा डायनेमो में हमें जो प्राप्त होती है वो दिष्ट धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, अगर इन दोनों में अंतर है तो हम एसी जनित्र और डीसी जनित्र में भी अंतर आसानी से कर पाएंगे। एसी धारा डायनेमो, सबसे पहले तो एसी की बात करें अपन। एसी धारा क्या होती है? जिसकी दिशा में बार बार परिवर्तन होता हो। क्या होता हो? ये दो लाइन याद रखना। जिसकी दिशा में बार बार परिवर्तन हो वह धारा एसी धारा, और जिसकी दिशा हमेशा एक समान रहे वो दिष्ट धारा, है ना, एसी और डीसी। इसके बाद बात करते हैं अपन इसका बनावट के पहले सिद्धांत समझ लो। सिद्धांत क्या होता है कि जब हम किसी कुंडली को किसी चुंबक के मध्य रखकर ऐसे रोटेट करवा दें, किसी भी युक्ति से कुछ भी उपकरण लगाकर हम क्या करें? चुंबक रखा हुआ, चुंबक के बीच में चुंबकीय क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? तो उस चुंबकीय क्षेत्र में रखकर यदि हम उस कुंडली को क्या कर दें? घुमा दें। तो जब हम ये चुंबक रखा हुआ है और इसके बीच में चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, उसके बीच में अपन ने क्या रख दी है? कुंडली। इस कुंडली को बार बार क्या कर रहे हैं? अपन घुमा रहे हैं। जब इस कुंडली को बार बार घुमाएंगे तो इससे निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होगा तो यहाँ पर कौन सी धारा बहने लगेगी? प्रेरित धारा बहने लगेगी। कौन सी धारा?
तो अब हमें करना क्या था, हमें ये करना था कि इस कुंडली को इस चुंबक के बीच में रखकर हमें कैसे भी इसको घुमाना था। तो हम क्या करते हैं कि इस कुंडली के साथ एक शाफ्ट जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं? शाफ्ट। इस शाफ्ट का वो कहाँ जोड़ देते हैं अपन? इंजन से। क्योंकि इंजन घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी तो फिर कुंडली भी घूमेगी। शाफ्ट का यूज हम जैसे पुराने उसमें बात करें, जिसको हम बैलगाड़ी में आखा एक शब्द यूज करते थे, जिसमें पहिए लगे होते थे। साइकिल के पहिए में साइकिल होती है, उसमें एक्सल लगा होता है, वो भी शाफ्ट होती है। अगर आपने चक्की देखी हो गेहूं पीसने की, तो उसमें जिस पर पाठ कसे जाते हैं वो भी शाफ्ट होती है। अगर आपने थ्रेसर देखी है, थ्रेसर गेहूं निकालने वाली, उसमें जो पहिए कसे होते हैं वो भी क्या होती है? शाफ्ट ही होती है। उस शाफ्ट का एक विशेष रोल होता है जिसमें वो पहिए वहिए सब कस दिए जाते हैं, और उसमें वो गति पालक पहिए होते हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये व्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी कि कुंडली को धुरी से जोड़ देते हैं, है ना, धुरी या शाफ्ट। और इस धुरी या शाफ्ट को किसके द्वारा घुमाते हैं अपन? इंजन के द्वारा घुमाते हैं, जिससे फिर ये कुंडली भी घूमती है। कुंडली घूमेगी तो इससे निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में बार बार परिवर्तन होगा, और जब बार बार परिवर्तन होगा तो हमें धारा प्राप्त हो जाएगी, है ना। अब ये एसी और डीसी में बदलने का कारण इसकी बनावट है। ठीक, अब बनावट क्या है यहाँ पर ये समझो। हमें क्या करना है, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में ये भाग और ये भाग दोनों एक ही चित्र है। सिर्फ अंतर इतना है कि ये जो आपको ए बी हिस्सा यहां दिखाई दे रहा है वो इधर घूम गया है। अब ए बी कहां चला गया? ऊपर। वो सी डी कहां गया? नीचे, है ना। तो आप उसको यूं समझो कि जैसे मान लो आपकी ये कुंडली है, ये कुंडली है, इसके एक हिस्से को अपन क्या लिख दें? ए और बी। यहां क्या लिखते हैं? सी और डी, है ना। तो होगा क्या, इसको ऐसे समझना, अपन उसमें कार्यविधि में लिखेंगे कि आधे चक्र में ए बी ऊपर गया और सी डी कहाँ है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लो ये आ गया, आधा चक्र ये हो गया पूरा। अब जो ये ए बी वाला भाग था वो कहाँ जा रहा है? नीचे, और सी डी वाला भाग कहाँ आ रहा है? ऊपर। आया समझ में? मतलब आधे चक्र में ए बी ऊपर गया, सी डी नीचे गया, फिर आधे चक्र में सी डी ऊपर आया और ए बी नीचे गया, ये अपन, है ना। तो आधे आधे चक्र में इसकी धारा का मान क्या हो जाएगा? सॉरी, धारा की दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, है ना। बनावट में क्या करा है कि हमारे पास दो ध्रुवखंड होते हैं, एक एन और एक एस। फिर इसके बीच में कुंडली रखी जाती है। कुंडली कैसे बनाई जाएगी? एक नर्म लोहे का क्रोड लो, और नर्म लोहे के क्रोड पर हम तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट देते हैं। तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट दिया, उस तांबे के विद्युत रोधी तार के कितने सिरे होंगे? दो। उन दोनों सिरों का संबंध हमें क्या कराना है? सर्पी वलय से। मतलब ये रिंग होता है। क्या होता है? ये रिंग होता है। ये बीच में क्या होती है? शाफ्ट। इस शाफ्ट की सहायता से अपने को इस कुंडली को रख देना है यहाँ पर। फिर एक रिंग होता है, एक रिंग नहीं, यहाँ पर दो रिंग होंगे। कितने रिंग है ये? अच्छा, ये आपको पृथक पृथक नजर आ जाए इसलिए इसको अलग अलग बनाया है। बाकी इस रिंग की व्यवस्था ऐसी होती है कि ये इस रिंग की व्यवस्था ये होती है कि जैसे ये हो गई शाफ्ट, और इस शाफ्ट के ऊपर ये रिंग पिरो दिया जाता है। ये पिरो दिया, ऐसे एक और रिंग दूसरा ले लिया, उसको पिरो दिया, इसी शाफ्ट पर होता है। फिर अपन ने लिखा कि ये जो शाफ्ट होती, शाफ्ट के साथ जो ये वलय लपेटा जाता है, तो ये तो विद्युत का चालक होगा, लेकिन ये इस शाफ्ट से विद्युत रुद्ध होता है। विद्युत रुद्ध होने का मतलब ये कि ये इसमें यहाँ पर ऐसी व्यवस्था कराई जाए कि यहाँ से इसका करंट कहाँ पर नहीं आए? इस शाफ्ट पर नहीं आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं अपन? किसी रबर, है ना, या कार्क का यूज कर सकते हैं, किसी भी विद्युत रोधी पदार्थ का यूज कर सकते हैं जो इस रिंग के बीच में अपन यहाँ पर रख दें, जिससे इसका करंट कहाँ पर नहीं आए? शाफ्ट पर नहीं आए। इस तरीके की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर अपन ने नहीं बना रहा है। यहाँ क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि वो मिक्सअप हो जाता। मतलब मुझे ये रिंग यहाँ और ये रिंग यहाँ बना देना था, ठीक है। तो यहाँ पर चित्र में केवल ये बनाकर बता रहे हैं कि एक रिंग, दो रिंग है अपने पास, है ना, वलय। रिंग मीन्स क्या हो जाएगा? वलय। इस तरीके की व्यवस्था रहती है। आ रहा समझ में ये? चलिए, फिर होता यूं है कि यहाँ ऊपर तक की आ गई आपको व्यवस्था समझ में। फिर नीचे क्या आते हैं कि हमारे पास ये अलग अलग जो वलय होते हैं, इनका संबंध, हमें कार्बन के बने दो ब्रश होते हैं। ब्रश देखे अपन ने, काहे की पत्तियों पर लगे होते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये अपन ये बना रहे हैं कार्बन की पत्ती।
एक तो हो गई आपकी क्या B1 और एक हो गई आपकी B2। उसका अपन कहां पर कर देते हैं, बाहरी परिपथ से उसका संपर्क कर देते हैं। यहां पर भी ऐसा ही कर रहा है अपन। ठीक, ये पूरी बनावट हो गई। ये बनावट आई समझ में। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है हम जो पहले कर चुके हैं कि इसको जो ध्रुवखंड होते हैं उसको वक्र वो अवतल क्यों काटा जाता है, ताकि उसका जो चुंबकीय क्षेत्र हो वो कैसा हो, वक्राकार, है ना, इसलिए बनाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं इसके। अब हमने क्या करा है, इस कुंडली अब कर रहे हैं इसकी कार्यविधि। बनावट तो आ गई ना समझ में। कार्यविधि, कार्यविधि में समझना क्या होता है कि जब हम इस शाफ्ट को इंजन की सहायता से घुमाते हैं, इस शाफ्ट के साथ क्या जुड़ी हुई है, कुंडली जुड़ी कि नहीं जुड़ी। होता यूं है कि जब ये कुंडली घूमेगी तो अपन ने ये केवल ABCD और ये केवल इसके दो अलग अलग हिस्से बताने के लिए रख रखे हैं अपन, है ना। अपन ये बोल रहे हैं कि एक आधे चक्र में ये AB कहाँ आ रही है, ऊपर। AB वाला हिस्सा कुंडली का कहाँ आ रहा है, ऊपर, और CD वाला हिस्सा कहाँ जा रहा है, नीचे। जैसे मैं अभी बता रहा था ना आपको, ये वाला हिस्सा कि AB कहाँ आ रहा है, ऊपर, और CD कहाँ आ रहा है, नीचे, है ना। हमने फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम लिखा है, उसमें धारा की दिशा, लगने वाले बल की दिशा, है ना, और क्षेत्र की दिशा, ये सब है ना, ये परस्पर लंबवत होते हैं कि नहीं होते। हाँ, तो उसी बात पर ये डिपेंड करेगा कि जब AB ऊपर आई और CD कहाँ गई, नीचे, तो हमारे पास जो धारा की दिशा थी वो किस तरीके की थी, क्या लिखी है अपन ने उसमें, पहली वाले हिस्से में अपन ने लिखा है AB ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर गति करता है, जिससे कुंडली में उत्पन्न धारा की दिशा क्या हो जाती है, ABCD, क्या हो जाएगी, ABCD, है ना। तो ये किधर से किधर बहेगी, ब्रश B2 से B1 की ओर, क्या होगी, वो तो आप है ना कंफ्यूज मत हो, अगर उसको BADC भी कर लोगे तो भी सही है, क्या कर लोगे, क्रम से, है ना। मतलब अपने को ये बताना कि आधे चक्र में धारा की दिशा कुछ और होगी और आधे चक्र में कुछ और होगी। तो AB कहाँ गया था, ऊपर, और CD कहाँ है, नीचे। अब AB कहाँ जाएगा, अरे AB यहाँ ऊपर आया था, अब यहाँ क्या जाएगा, नीचे, और CD कहाँ आएगा, ऊपर। तो धारा की दिशा फिर बदल कर क्या हो जाएगी, हो जाएगी। तो यहाँ पर धारा की दिशा प्रत्येक आधे चक्र में बदल रही कि नहीं बदल रही। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब कुंडली को रोटेट कराया जाएगा तो प्रत्येक आधे चक्र में धारा की दिशा क्या होगी, बदलेगी। तो जहां पर धारा की दिशा बार बार बदल रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कौन सी धारा उत्पन्न होगी, ऐसी धारा उत्पन्न होगी। जो प्राप्त धारा होगी वो कैसी धारा होगी, ऐसी धारा। आ गया कुछ समझ में। इसमें खास है आधा आधा चक्र जो बात करते हैं अपन, ये हो गया। अब आता है आपका DC जनरेटर, है ना। DC जनरेटर में केवल इतना सा अंतर है कि यहाँ पर अपन ने कितने रिंग लिए, 2, वले कितने लिए, 2। वहां पर क्या करना है, एक ही वले ले लेना है, क्या कर लेना है, एक ही वले ले लेना है, और एक ही वले को अपने को बीच में से ऐसे काट लेना है। कितने हो गए, 2 हो गए। तो एक को तो इस वाले हिस्से में जोड़ देंगे और एक को इस वाले हिस्से में, मतलब उस, जैसे मान लो ये शाफ्ट है तो आधा वाले ऐसा होगा और आधा वाले ऐसा होगा, ठीक। अब होगा यूं, यहाँ पर अपना एक चीज और शायद इसकी बनावट में ये रह गई है, ये कार्बन की पत्तियां क्या होती है, इसके साथ नहीं घूमेगी, ये केवल इससे संपर्क में रहती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैसे हम ये व्यवस्था क्यों करते हैं कार्बन की पत्तियों का, जैसे मान लो उसको रोटेट करा रहे हैं अपन, तो अगर इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया जाए तो वो तो टूट जाएगी ना उसके साथ घूमकर। तो केवल हम ऐसा संपर्क कराते हैं उसको कि वो उसके साथ नहीं घूमे, स्थिर वही रहे, केवल छूती हुई निकले वो, है ना। ये झांकियां निकलती है, उन झांकियों पर देखते हो वो बल्ब लगा रहते हैं, वो लाइन से चल रहे होते हैं, जलते बुझते हैं, वो अपने को प्रतीत ऐसा होता है कि लाइन आगे बढ़ रही है, ये आभास होता है। बल्ब तो वही रहते हैं, बल्ब क्या हो रहे होते हैं, वो बंद चालू हो रहे होते हैं, उनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि अपने को ऐसा लग रहा होता है कि ये बल्ब क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। वो पूरी प्रोसेस इन्हीं कार्बन की पत्तियों को अलग अलग तरीके से जोड़कर की जाती है ना। वहां पर उसके नीचे जो झांकी रहती है ना, चारों तरफ से तो ढकी रहती है, उसके नीचे वो सारी व्यवस्था करंट ही करंट रहता है, वहां पर वो सारी पत्ती वगैरह लगी रहती है। तो वो पत्ती में ऐसे गेयर टाइप लगा दिए जाते हैं, तो वो पत्ती एक के बाद एक के बाद एक के बाद छूती है ना,
तो जैसे उसको छूती हुई चलेगी, जितनी बार छुएगी उतनी बार बल्ब में धारा जाएगी और उतनी ही बार वो बल्ब क्या होंगे, जलेंगे बुझेंगे, जलेंगे बुझेंगे। तो वो अपने को आभास होता है कि वो कहाँ जा रही है, वो लाइट आगे की तरफ, बाकी बल्ब वहीं होते हैं। चलिए, तो ये अंतर क्या आना है कि केवल इसमें अपन ने क्या करा है, क्या करा है, इसमें विभक्त वलय लगा लिया। अब इस विभक्त वलय से क्या फायदा हुआ अपने को, व्यवस्था पूरी पूरी वैसी की वैसी है, बस अंतर ये हुआ कि यहाँ पर अपनी धारा की दिशा हमेशा कैसी बनी रहेगी, एक जैसी। धारा की दिशा कैसी बनी रहेगी, एक जैसी। तो जब धारा की दिशा एक जैसी बनी रहेगी तो अपने को जो प्राप्त धारा होगी वो कौन सी धारा होगी, डीसी धारा। बस ये हो गया एसी परिपथ और वो सॉरी एसी परिपथ नहीं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। अब इसमें कोई सा क्वेश्चन तो नहीं है जो पूछना है, यहाँ पर आ गए सब, सारी व्यवस्था आ गई समझ में। लेकिन एक थोड़ा सा बस यही है कि वो जो हम धारा की दिशा बता रहे हैं आधे आधे चक्र में, तो वो अपने को फ्लेमिंग के वो उंगली वाला जो नियम रहता है उससे बताया उसको अपन ने।